हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का जो वीडियो गया है 3D का जो 2 वीडियो आप लोगों का अपलोड किया गया है, 2 नहीं 3 वीडियो अपलोड किया गया है, जिसमें 11.1 का थ्योरी खत्म हो गया है और 11.1 का पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के जरिए रिप्लाई दीजिएगा। आप लोगों को 3D कैसा लगा कमेंट के जरिए रिप्लाई आप लोग दीजिएगा। और आज से हम लोग चलेंगे थ्योरी में, आगे बढ़ते हैं थ्योरी में, यानी एक्सरसाइज 11.2 का थ्योरी। तो पूरा वीडियो देखिएगा और जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, जो नए होंगे, उस सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 11.2, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 11.2। हेडिंग होगा 3D में समीकरण, 3D में समीकरण, 3D में समीकरण। इक्वेशन इन 3D, 3D में समीकरण, इक्वेशन इन 3D। ध्यान दीजिएगा, 3D में 2 समीकरण, 3D में 2 प्रकार का समीकरण होता है, समीकरण होता है। 3D में 2 प्रकार का समीकरण होता है। अगला हेडिंग है, ध्यान से बाबू सुनिएगा, अगला हेडिंग है 3D में समीकरण, 3D में 2 प्रकार का समीकरण होता है। जानिए कौन कौन। कोई यदि आप लोग से पूछेगा कि 3D में कितने समीकरण होता है, तो आप लोग जवाब देंगे 3D में 2 प्रकार का समीकरण होता है। अब कौन कौन होता है तो जानिए। फर्स्ट नंबर, पहला नंबर सदिश समीकरण, सदिश समीकरण, सदिश समीकरण, अंग्रेजी वेक्टर इक्वेशन। सदिश समीकरण फर्स्ट होता है, सदिश समीकरण। जानिए, वैसे समीकरण जिसमें सदिश शामिल रहता है, जिसमें सदिश शामिल रहता है, वैसे समीकरण जिसमें सदिश शामिल रहता है, तो इसे सदिश समीकरण कहते हैं, सदिश समीकरण कहते हैं, सदिश समीकरण कहते हैं। ध्यान से देखिएगा बाबू, पूरा समझिएगा। कोई पूछ देगा कि 3D में समीकरण क्या होता है, कोई आप लोग से पूछ देगा कि 3D में समीकरण क्या होता है, तो आप जवाब देंगे 3D में 2 प्रकार का समीकरण होता है। पूरे 3D में आपका जो समीकरण होगा 2 ही प्रकार का होगा बाबू। अब जानिए कौन कौन।
पहला प्रकार सदिश समीकरण, इसका अंग्रेजी होता है वेक्टर इक्वेशन। पहला होता है सदिश समीकरण, इसका अंग्रेजी होता है वेक्टर इक्वेशन। देखिए, वैसे समीकरण जिसमें सदिश शामिल रहता है, वैसे समीकरण जिसमें सदिश शामिल रहता है तो इसे सदिश समीकरण कहते हैं। मतलब जिस समीकरण में सदिश शामिल रहेगा उसे हम लोग कहेंगे सदिश समीकरण। एग्जाम्पल देते हैं, अच्छा समझिएगा और रिप्लाई कमेंट में दीजिएगा कैसा आप लोगों को 3D लग रहा है, 3D कैसा लग रहा है और मेरा पढ़ाई आप लोगों को कैसा लग रहा है। कमेंट में जरूर रिप्लाई दीजिएगा। सभी लोग पढ़ने के बाद रिप्लाई दीजिएगा कैसा लग रहा है। आप लोग देख रहे हैं आप लोगों के लिए कितना परिश्रम किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, इस पर एग्जाम्पल एक लेते हैं बाबू, इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर है ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस c वेक्टर इक्वल 0। देखिए समीकरण क्या होता है, कैसे जानेंगे कि समीकरण है। अगर बीच में बराबर रह जाए, जब दो साइडों के यानी LHS और RHS के बीच में बराबर आ जाता है, मतलब LHS और RHS के बीच में बराबर आ जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं समीकरण। तो यहाँ मिलाते हैं कि ए वेक्टर, ध्यान से देखिए, ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस c वेक्टर इक्वल 0। अब आप ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये वेक्टर है, ये जो समीकरण बना है उसमें सदिश शामिल है। यहाँ लिखवाए हैं वैसे समीकरण जिसमें सदिश शामिल रहता है तो इसे सदिश समीकरण कहते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, इस समीकरण में क्या शामिल है, सदिश। इसको कौन समीकरण कहेंगे मेरे प्यारे भाई, सदिश समीकरण। एक और एग्जांपल देख लो बाबू, मान लीजिए 3i कैप प्लस k कैप इक्वल 10, 3i कैप प्लस k कैप इक्वल 10। तो इसमें भी वेक्टर है, यानी कहने का मतलब कोई भी समीकरण हो, अगर उस समीकरण में वेक्टर आ जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं सदिश समीकरण। मतलब जिस समीकरण में वेक्टर आ जाएगा उसको हम लोग कहेंगे सदिश समीकरण। यानी वैसे समीकरण जिसमें सदिश शामिल होता है उसको कहेंगे सदिश समीकरण। क्लियर हो गया होगा। अभी नहीं कि रटिएगा नहीं कि यही दोनों होगा, कुछ भी हो सकता है लेकिन सदिश के रूप में होना चाहिए। कुछ भी समीकरण हो सकता है लेकिन सदिश के रूप में होना चाहिए। समझ गए होंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। मिटा देते हैं। तो सदिश में दो समीकरण होता है, नहीं सॉरी 3D में दो समीकरण होता है, एक सदिश और एक कार्तीय। तो सदिश तो क्लियर कर दिए, अब कार्तीय हम लोग देखेंगे। ये मिटा दे रहे हैं बाबू, ये वाला बबुआ, ये वाला मिटा दे रहे हैं। ये मिटा दे रहे हैं बाबू। अब आगे बढ़ते हैं और ध्यान से देखिएगा बाबू, ध्यान से देखिएगा। दूसरा नंबर होगा कार्तीय समीकरण। कार्तीय समीकरण, इसका अंग्रेजी कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन मतलब कार्तीय और इक्वेशन मतलब समीकरण। कार्टेशियन मतलब कार्तीय और इक्वेशन मतलब समीकरण। देखिएगा, वैसे इसका परिभाषा, वैसे समीकरण
वैसे समीकरण जिसमें सदिश शामिल नहीं होता है, अर्थात जो समीकरण केवल x, y या z से बनता है तो इसे कार्तीय समीकरण कहते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा इंक इसमें डाल लें, चल नहीं रहा अच्छा से, थोड़ा सा इसमें इंक डाल लें, चल नहीं रहा है तो इंक डालने के बाद पुनः आप लोगों को इसको समझाते हैं। बाबू आप लोग नोट कर लीजिए, कोई पूछेगा बाबू कि 3D में कितना समीकरण होता है तो सीधे बोलिएगा 3D में 2 समीकरण होता है, पूरे 3D में समीकरणों की संख्या 2 होता है, ये हमेशा याद रखना है। 3D में समीकरणों की संख्या 2 होता है बाबू। कोई पूछेगा कि 3D में कितना समीकरण होता है तो आप जवाब देंगे कि 3D में जो समीकरण है, जो भी 3D में समीकरण होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक सदिश समीकरण और एक कार्तीय समीकरण। इसका बाबू थ्योरी बहुत ज्यादा इसमें है, इसका थ्योरी हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा थ्योरी है और इसमें से एक परीक्षा में पूछता है प्रत्येक वर्ष, तो ध्यान दीजिएगा और सभी लोग समझिएगा। तो क्लियर हो गया कि 3D में 2 प्रकार का समीकरण होता है, सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण। सदिश समीकरण जिसमें सदिश शामिल होता है उसे सदिश समीकरण, और कार्तीय समीकरण जिसमें, देखिए अब समझिएगा, कार्तीय समीकरण, कार्टेशियन इक्वेशन, EQ के पावर n मतलब इक्वेशन, वैसे समीकरण जिसमें सदिश शामिल नहीं होता है, अर्थात जो समीकरण x, y या z से बनता है, तो इसे कार्तीय समीकरण कहते हैं। एक बार और बतलाकर आगे बढ़ जा रहे हैं। वैसे समीकरण, देखिए कोई पूछ देगा आपसे कि 3D में कितना समीकरण होता है तो आप लोग बोलेंगे 2। कौन कौन? तो पहला होता है सदिश समीकरण। सदिश समीकरण किसे कहते हैं? तो जिसमें सदिश शामिल रहता है उसे सदिश समीकरण कहते हैं। कार्तीय समीकरण किसे कहते हैं? तो जिसमें सदिश नहीं शामिल रहता है उसको कार्तीय कहते हैं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल, मान लीजिए x प्लस, देखिए ध्यान से सुनिएगा, x माइनस 1 बटा में 5 बराबर y माइनस 3 बटा में 6 बराबर z माइनस 10 बटा 9। ये भी एक समीकरण है, बट इसमें वेक्टर नहीं है। तो देखिए वैसे समीकरण जिसमें, ध्यान से सुनिएगा, वैसे समीकरण जिसमें सदिश शामिल नहीं होता है, अर्थात जो x, y या z से बनता है, तो इसे कार्तीय समीकरण कहते हैं। और एग्जाम्पल देखिए बहुत सारा आएगा, जैसे मान लीजिए x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल 10, यानी कोई भी समीकरण, बाबू ध्यान से सुनिएगा, पूरे 3D में 2 समीकरण होता है, सदिश और कार्तीय। दोनों में अंतर क्या है? जो समीकरण सदिश के रूप में रहेगा उसको सदिश समीकरण, और जो समीकरण सदिश के रूप में, देखिए याद करने का तरीका, जो सदिश के रूप में रहेगा उसे सदिश समीकरण, जो सदिश के रूप में रहेगा उसे सदिश समीकरण, और जो सदिश के रूप में नहीं रहेगा उसको कार्तीय समीकरण। यहां देखिए
इसमें कोई सदिश नहीं है, इसमें कोई सदिश नहीं है, इसको कहेंगे कार्तीय समीकरण। और जिसमें सदिश रहेगा उसको कहेंगे सदिश समीकरण। समझ गए होंगे। उदाहरण में कोई भी हो सकता है, इसमें कौन हो सकता है बबुआ। चलिए, इसमें थ्योरी ज्यादा है, एक दिन में थ्योरी नहीं समाप्त होगा, इसका 3 दिन क्लास होगा तो थ्योरी खत्म होगा। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से बाबू देखिएगा और पूरा समझते रहिएगा। अगला हेडिंग है 3D में आर वेक्टर का मान। 3D में आर वेक्टर का मान, वैल्यू ऑफ आर वेक्टर इन 3D। 3D में आर वेक्टर का मान, 3D में आर वेक्टर का मान, वैल्यू ऑफ आर वेक्टर इन 3D। ऐसे जानिए कि 3D जो है ना बबुआ, उसमें आधा वेक्टर है। 3D में आधा जो है, आधा आपको वेक्टर मिलेगा। इसको मिटा दे रहा है। 3D में आर वेक्टर का मान, 3D में आर वेक्टर का मान समझिएगा, ध्यान दीजिए। आर वेक्टर इक्वल एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ध्यान से देखिएगा, पूरे 3D का मैथ बनाना होगा आपको, पूरे 3D का मैथ बनाना होगा। तो आर वेक्टर अगर कहीं जरूरत पड़ेगा, पूरे 3D का बात करते हैं हम, पूरे 3D का बात कर रहे हैं आप लोगों से, कि पूरे 3D में कहीं जरूरत पड़ेगा आर वेक्टर का मान का। तो यहां देखिए, 3D में आर वेक्टर का मान, वैल्यू ऑफ आर वेक्टर इन 3D। पूरे 3D में आर वेक्टर का मान कहेगा तो आर वेक्टर इक्वल एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यानी पूरे त्रिविमीय ज्यामिति में आर वेक्टर का जो मान होता है वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है। मतलब जहां आर वेक्टर का मान कहेगा तो यही होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यानी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप को हम लोग किसका मान कहेंगे, आर वेक्टर का। समझ गए, पूरे 3D के लिए लागू होगा। अब अगला हेडिंग होगा 3D में लंब होने का शर्त, लंब होने का शर्त, लंब होने का शर्त। 3D में लंब होने का शर्त, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर इन 3D। 3D में लंब होने का शर्त, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर इन 3D। 3D में लंब होने का शर्त, ऊपरला मिटा दे रहे हैं। 3D में लंब होने का शर्त क्या होता है समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। 3D में लंब होने का शर्त, एकदम बाबू ध्यान से बबुआ देखिएगा आप लोग। 3D में लंब होने का शर्त, देखिए पहला नंबर, ध्यान से देखिएगा, पहला नंबर लंब होने का शर्त में पहला नंबर, यदि दो रेखाओं का दिक् अनुपात, यदि दो रेखाओं का दिक् अनुपात क्रमशः A1, B1, C1 और
है तो A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 बराबर 0 को लंब होने का शर्त कहते हैं। लंब होने का शर्त कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। यदि दो रेखाओं का दिक् अनुपात क्रमशः A1 B1 C1 और A2 B2 C2 होता है तो दिक् अनुपात को डिनोट करते हैं ABC से। यदि दो रेखाओं का दिक् अनुपात क्रमशः A1 B1 C1 और A2 B2 C2 होता है तो A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 बराबर 0 को लंब होने का शर्त कहते हैं। मतलब तीनों का इंटू करके जोड़ेंगे, अगर जोड़ने पर 0 आ गया तो समझिए कि लंब है। ध्यान से देखिएगा बाबू, एक और समझिए। एक और होता है दूसरा नंबर। यदि दो रेखाओं का दिक् कोसाइन क्रमशः L1, M1, N1 और L2, M2, N2 होता है तो L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 बराबर 0 को लंब होने का शर्त कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बाबू। यदि दो रेखाओं का दिक् अनुपात क्रमशः A1 B1 C1 और A2 B2 C2 होता है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 को लंब होने का शर्त कहते हैं। या एक और, यदि दो रेखाओं का दिक् कोसाइन क्रमशः L1 M1 N1 और L2 M2 N2 होता है तो L1 इंटू L2 M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 बराबर 0 को लंब होने का शर्त कहते हैं। ई भी लंब होने का शर्त है और ई भी लंब होने का शर्त है, लेकिन ई उस समय लागू होगा जब दिक् अनुपात देगा तब, और ई वाला उस समय लागू होगा जब दिक् कोसाइन देगा तब। समझ गए? दिक् अनुपात देगा तो ई वाला और दिक् कोसाइन देगा तो ई वाला। एक उदाहरण देकर आप लोगों को हम समझा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक उदाहरण देकर आप लोगों को समझा दे रहे हैं। ध्यान से बाबू देखेंगे और पूरा समझेंगे। मेरे प्यारे भाई, प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा। एक इस पर उदाहरण दे रहे हैं और ध्यान दे करके समझ लीजिए। इस पर एक उदाहरण, लंब होने का अभी शर्त बतलाए हैं, तो इस पर एक उदाहरण तो बनता है मेरे भाई, क्योंकि उदाहरण देने से थोड़ा सा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। देखिए, उदाहरण, दर्शाइए कि बिंदुओं
1 कॉमा -1,2, 3 कॉमा 4 कॉमा -2, 3 कॉमा 4 कॉमा -2 से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं 0,3,2 और 3,5,6 से जाने वाली रेखा पर लंब है। समझिएगा, 1 -1 2 3 4 -2 है और 0 3 2 3 5 6। समझिएगा आप लोग, देखिए ध्यान दीजिएगा। ध्यान से बाबू देखिए और पूरा आप लोग समझिए, ध्यान से आप लोग देखिए और पूरा समझिए। देखिए आप लोग क्या सिद्ध करना है, समझिएगा। कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदुओं इतना कॉमा इतना से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं इतना और इतना से जाने वाली रेखा पर लंब है। यानी 2 रेखा है, तो पहले एक रेखा खींचेंगे, इसका नाम दे दिए ए और इसका नाम दे दिए बी, ये वाला तो हो जाएगा 1 -1 2 और ये वाला हो जाएगा 3 4 -2। तो दिक् अनुपात निकालते हैं। ये पहला रेखा है तो लिखेंगे A1। दिक् अनुपात को डिनोट करते हैं A, B और C से, लेकिन पहला रेखा है तो A1 B1 C1। तो निकालेंगे, अगला में से पिछला घटाएंगे, 3 में से 1 गया 2 कॉमा B1, तो 4 में से 1 गया, तो ये 4 है और ये -1 है, घटेगा माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर हो जाएगा 5। फिर C निकाल रहे हैं, C1 निकाल रहे हैं, तो -2 में से 2 गया -4। समझिएगा, देखिए आप लोग A निकालते देखिए, पहला रेखा है A निकालेंगे तो A1, 3 में से 1 गया 2, B निकालेंगे तो B1, 4 में से 1 गया 5, C निकालेंगे C1, -2 में से 2 गया 4। दिक् अनुपात आप लोगों को 11.1 में बतला दिए हैं कि या तो अगला में से पिछला घटाइए या पिछला में से अगला घटाइए। तो यहाँ देखिए 3 -1 2 A1 हो गया, 4 में से -1 गया तो +5 हो जाएगा, B1 हो गया, और -2 में से 2 गया तो -4 हो जाएगा, C1 हो गया। अब दूसरा रेखा लेंगे, इसको मान लेते हैं C और D। C का देखिए क्या है, C का है 0 3 2 और D का क्या है 3 5 6, D का है 3 5 6। दूसरा वाला ले लिए, इससे भी दिक् अनुपात निकालते हैं, तो A2, 3 में से 0 घटाइए 3, B2 निकालेंगे, दूसरा रेखा है तो B2, 5 में से 3 घटेगा 2, फिर निकालेंगे C2, तो 6 में से 2 घटेगा 4। समझिएगा, आप ध्यान देते रहिएगा, ध्यान दीजिएगा बाबू, पूरा समझिएगा। कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदुओं इतना और इतना से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं इतना और इतना से जाने वाली रेखा पर लंब है। तो पहले ही दोनों बिंदु से एक रेखा बना लिए। दिक् अनुपात निकालने का तरीका है या तो अगला में से पिछला घटाइए या पिछला में से अगला घटाइए। तो यहाँ देखिए अगला में से पिछला घटा रहे हैं, तो 3 में से 1 गया 2, A1 2, फिर 4 में से 1 गया तो 5, B1 5, फिर -2 में से 2 गया -4, C1। फिर निकालेंगे दूसरा,
दूसरा के लिए दोनों ले लिए, तो A2 निकालेंगे तो 3 में से 0 गया 3, B2 निकालेंगे 5 में से 3 गया 2, और C2 निकालेंगे 6 में से 2 गया 4। ये तो क्लियर हो गया हो। क्या सिद्ध करना है? लंब सिद्ध करना है आप लोगों को, लंब सिद्ध करना है बाबू आप लोगों को, लंब कि लंब क्या होता है, यही बबुआ सिद्ध करना है। तो पहले निकालेंगे A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2, सबका मान रखिए। A1 A2 में डायरेक्ट गुणा करिए, 3 दूनी, देखिए A1 इंटू A2, A1 A2 में डायरेक्ट गुणा करिए, 3 दूनी A1 2 A2 3, 3 दूनी 6, यहाँ पे 6। B1 B2 में करिए तो 5 दूनी 10, तो यहाँ पे प्लस 10, और C1 C2 में गुणा करिए तो -4 + 4 गुणा करेंगे -16, -16, 10 6 16, कट के क्या हो गया 0, कट के हो गया 0, कट के हो गया 0। तो लिख देंगे इसलिए यह लंब है। जब भी गुणा करके जोड़ेंगे, जब भी दोनों का गुणा कर करके जोड़ेंगे, अगर जोड़ने पर 0 आ गया तो समझिए बबुआ की लंब हो गया। तो आज के लिए बाबू इतना ही। कल क्या पढ़ाएंगे लिखवा दे रहे हैं या बोल दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आज के लिए मेरे प्यारे स्टूडेंट इतना ही। इसका थ्योरी 3 दिन चलेगा, आज कल परसों, आज कल परसों, यानी सोमवार के दिन आप लोगों का इसका थ्योरी खत्म हो जाएगा। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, और जो नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी मैथ मत बनाइएगा, अभी पूरा थ्योरी नहीं हुआ है, पूरा थ्योरी सोमवार को खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैथ हम लोग बनाएंगे, सोमवार या मंगलवार लग जाएगा, क्योंकि इसमें थ्योरी बाबू ज्यादा है। 3D थ्योरी के लिए ही जाना जाता है, 3D थ्योरी के लिए ही जाना जाता है। बाबू आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आप लोग पूरा वीडियो देखिए, और कल बतलाएंगे समांतर होने, आज बतलाए हैं लंब होने का सर, और कल के वीडियो में बतलाएंगे समांतर होने का सर। राय जरूर दीजिएगा कमेंट में, कैसा पढ़ाई लग रहा है। थैंक यू बाबू।